हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8th की साइंस की, जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे थे कोल एंड पेट्रोलियम। इससे पहले हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा और रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा, इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, फॉसिल्स फ्यूल्स के बारे में हमने पढ़ा। और आज हम आगे देखते हैं। आगे क्लास कंटिन्यू करने से पहले एक बार क्विक रिवीजन ले लीजिए अब तक जितना पढ़ा उसका, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज क्या होते हैं? इन आवर एवरीडे लाइफ वी यूज़ अ लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल्स फॉर बेसिक नीड। क्या होता है, हमारी जो डेली लाइफ है, डेली रूटीन है, उसमें हम बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो हमारी कोई भी ज़रूरत को जो चीज़ पूरा करे वो ही क्या होगा, रिसोर्स होगा। यानी हमारी नीड को जो सेटिस्फाई कर रहा है दैट इज़ रिसोर्स, या हम क्या कहेंगे, वो क्या है, संसाधन है। सम ऑफ दीज मटीरियल आर फाउंड इन नेचर वेयर एज अदर्स आर मैन मेड। और इन्हीं को हमने क्या कहा, नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन मेड रिसोर्सेज। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हमें प्रकृति से स्वतः ही प्राप्त हो रही हैं अपने आप, और कुछ ऐसी होंगी जिनको हम बनाते हैं। तो जो चीज़ हमें स्वतः प्रकृति से मिल रही है, जैसे पेड़ पौधों से हमें फल सब्जियां मिल रही है, फॉरेस्ट जंगल हो गया, जैसे जंगल से हमें बहुत सारी ज़रूरतों को हम अपनी पूरा करते हैं, तो जंगल हमारे लिए कैसे हैं, नेचुरल रिसोर्स का काम कर रहे हैं। वहीं जहाँ मैन मेड रिसोर्सेज की बात करेंगे तो कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे हम ये आईसीटी वर्चुअल क्लास की बात करें तो यहाँ हम अपनी एक नीड को, अपने नॉलेज को, ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक नया जरिया, एक नया माध्यम चुना है, जिसमें बहुत बड़ा सेटअप लगाया है। तो ये कैसा है, ये संसाधन ही है, हमारी ज़रूरत को पूरा कर रहा है, ये एक संसाधन है। लेकिन किस प्रकार का, इसको हमने खुद से बनाया है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बनाया है, तो ये मैन मेड रिसोर्स में आ जाएगा, ठीक है। एयर, वाटर, सनलाइट, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज एंड मिनरल्स आर obtained फ्रॉम नेचर, हेंस दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। क्योंकि ये नेचर, सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ये सब किससे मिल रहा है, नेचर से खुद ही मिल रहा है, हमें प्रकृति से मिल रहा है। कोल, पेट्रोलियम, तो ये किस में आएंगे, नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधनों में आएंगे। वहीं जिन चीज़ों को हम बनाते हैं, जैसे इसमें लिखा है सिंथेटिक फाइबर जितने भी बनते हैं लेबोरेटरी वगैरह में, पेंट्स हो गया, ड्रग, जितनी भी औषधियाँ हैं, दवाइयाँ हैं, जितनी भी चीज़ें जिनको ह्यूमन बनाता है, इंसान बनाता है अपनी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए, वो सब किस में आते हैं, मैन मेड रिसोर्स या कृत्रिम संसाधनों में वो चीज़ें आती हैं। एनीथिंग इन द एनवायरमेंट विच कैन बी यूज्ड इज कॉल्ड रिसोर्स। जो भी चीज़ हमारे एनवायरमेंट में है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं उसको क्या कहा जाएगा, रिसोर्स कहा जाएगा। और इन जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उनको दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टिबल। जो कभी खत्म नहीं होंगी वो किस में आएंगी, इन एग्जॉस्टिबल में। हम क्या बोल सकते हैं, जो खत्म कौन सी चीज़ नहीं होगी, जो लिमिटेड क्वांटिटी में नहीं है, जो सीमित नहीं है, जो असीमित भंडार जिनके हमारे पास है, इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है, ओके। और जिनके भंडार क्या है, सीमित है हमारे पास, वो कैसे हैं, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है। तो इन एग्जॉस्टिबल में हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने वाटर पढ़ा था, जल हमने कहा था रिसाइकल हो के दोबारा उसकी जितनी भी क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है और वो इतनी जल्दी से समाप्त नहीं होगा, वो बहुत कई मिलियंस ईयर बाद भी क्या होगा, पृथ्वी पर बना रहेगा। सूर्य के प्रकाश की बात हमने की कि सूर्य के प्रकाश की भरपूर मात्रा है, आप कितना भी इसको यूज़ करेंगे ये खत्म नहीं होगा, ये कई मिलियंस ईयर पहले से चला आ रहा है और कई सालों बाद तक भी चला आता रहेगा, ठीक है। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज की जहां हमने बात की, तो ऐसे रिसोर्स जो सीमित हो जाते हैं, जैसे हमने कोल पेट्रोलियम की बात की, तो ऐसा कहा जाता है कि कोल पेट्रोलियम, और ऐसा हो रहा है कि कोल पेट्रोलियम की जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। हम लोग बहुत ज़्यादा दोहन, बहुत ज़्यादा उपयोग कोल और पेट्रोलियम का कर रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा जब कोल और पेट्रोलियम क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और उस स्थिति में हमें अगर
वैसे तो कोल और पेट्रोलियम को दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक ह्यूमन एज काफ़ी नहीं है। यानी अगर एक बच्चा जो पैदा हो रहा है और जब तक उसकी लाइफ साइकिल चलेगी, वो मरेगा जब तक अंत में, तब तक उस कोल को दोबारा प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए कई मिलियंस ईयर लगते हैं, कई लाखों वर्षों तक क्या होगा, उस कोल को दोबारा प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे हो गए, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। द एग्जाम्पल ऑफ इनएग्जॉस्टिबल सनलाइट, एयर एंड वाटर, क्योंकि अबंडेंस बहुत ज़्यादा है इनकी। देर इज नेवर एंडिंग सप्लाई ऑफ इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, कभी भी इनकी सप्लाई खत्म नहीं होगी, हम ऐसा मान लेंगे। द इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, दे लास्ट फॉर एवर, हम इनको बार बार उपयोग कर सकते हैं और ये बहुत लंबे समय बाद भी उपस्थित रहेंगे, या हम कह सकते हैं कि ये अर्थ पर प्रेजेंट रहेंगे, एनवायरनमेंट पे प्रेजेंट रहेंगे। द टर्म इनएग्जॉस्टिबल मीन्स समथिंग विच कैन नॉट बी यूज्ड अब कंप्लीटली। इनएग्जॉस्टिबल का मतलब क्या होता है, जिस चीज को दोबारा जिस चीज को कंप्लीटली हम यूज नहीं कर सकते हैं, उसको क्या कहा जाएगा, इनएग्जॉस्टिबल कहा जाएगा। ओके, तो ये हमने इनएग्जॉस्टिबल के बारे में पढ़ा था। एग्जॉस्टिबल क्या था, जिनकी क्वांटिटी सीमित है। कोल हो गया, पेट्रोलियम, मिनरल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सारे किस में आएंगे, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में आएंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि इनको कंजर्व करना चाहिए, इनको बचाना चाहिए। क्यों, क्योंकि इनकी मात्रा सीमित है, और सीमित मात्रा होने की वजह से अगर हम इनका अति दोहन करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि इनकी मात्रा अर्थ पर या एनवायरनमेंट में क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और आने वाली जो जनरेशन है उनको ये सब नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हमने फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़ा था, जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये सारा हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। और जीवाश्म ईंधन में सबसे पहले आपका आता है कोल। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कोल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कोयला क्या होता है। कोल इज हार्ड ब्लैक कंबस्टिबल मिनरल दैट कंसिस्ट मेनली ऑफ कार्बन। तो कोयला कैसे होता है, हार्ड होता है, बहुत कठोर होता है, बहुत कठोर नहीं कह सकते, कठोर होता है। ठीक है, ब्लैक होता है, काला होता है, कंबस्टिबल होता है, कंबस्टिबल मिनरल है एक, दैट कंसिस्ट मेनली ऑफ कार्बन, जो किससे मिलकर बना हुआ है, कार्बन से मिला हुआ है। कार्बन का एक अपर रूप कहा जाता है डायमंड। ठीक है, एक कहा जाता है कि कोयले में भी कार्बन प्रेजेंट होता है बहुत ज्यादा मात्रा में। कोल इज फाउंड इन डीप माइंस अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। कोल कहाँ मिलता है, सरफेस के नीचे मिलता है, अर्थ की जो सरफेस है उसके बहुत ज़्यादा नीचे मिलता है, डीप माइंस में, गहरी गहरी जब माइंस बनाई जाती है वहाँ से कोयले को निकाला जाता है। इन इंडिया कोल इज फाउंड मेनली इन बिहार, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। तो इंडिया में, भारत में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन जगहों पर कोयले की खान मिलती है, या बोलते हैं कि कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर पाया जाता है। कोल इज फाउंड इन अबंडेंस इन अवर कंट्री एंड इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर कंट्री। हमारे देश में अगर हम सबसे ज़्यादा उपयोग की बात करें तो कोयले का होता है, और कोयला क्या है, बहुत अच्छा सोर्स है किसका, एनर्जी का, ऊर्जा का सबसे अच्छा क्या है, स्रोत है। तो ऊर्जा का स्रोत कैसे है, कोयले का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जैसे पहले ट्रेन वगैरह रेलगाड़ियाँ जो चलती थी वो किससे चलती थी, अभी तो इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, जैसे कई जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जा रहा है, लेकिन कोयले से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती थी, और उस एनर्जी से क्या किया जाता था, रेलगाड़ी वगैरह, इंजन, ये सब क्या किए जाते थे, चलाए जाते थे। ठीक है, तो कोयले का अलग अलग तरीके से प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ओके, तो कोल के बारे में ये नोट कर लीजिए फटाफट। हर एक पॉइंट को आपने अच्छे से समझकर नोट करना है। कोल, पहले हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, फिर हमने देखा कि कोल मिलता कहाँ पे है, दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी कि इंडिया में कोल कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, चौथा पॉइंट क्या है हमारा कि जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हम बोल सकते हैं, या इम्पॉर्टेंट सोर्स बोल सकते हैं एनर्जी का इंडिया में, वो कहाँ है, वो क्या है, कोल है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, कोल बनता कैसे, हम कह रहे हैं अंडर द सरफेस कोल प्रेजेंट है,
यानी अर्थ क्रस्ट जो है उसके नीचे अगर बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे तो हमें कोयला मिल जाएगा, ठीक है। अब वो कोयला वहाँ आया कैसे, वो बना कैसे, फॉर्म कैसे हुआ, फॉर्मेशन उसकी क्या है वो हम देखते हैं। पहले क्या था, पहले पेड़ पौधे थे बहुत सारे, ये क्या है, पूरी नेचुरल चीज़ें हैं, ये सारी पेड़ पौधे हैं कुछ भी, और इसके अलावा भी अन्य चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। क्या हुआ, अर्थक्वेक हुआ, या फिर भूकंप आया, या फिर क्या हुआ, बाढ़ आई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, और उस किन्हीं कारणों से क्या हो गया कि ये सारी चीज़ें थी वो दब गई। किससे, अर्थ की लेयर से, बहुत सारी लेयर अर्थ की इनके ऊपर आ गई। ये प्लांट जो थे ये यहाँ दब गए, अर्थ धरती की जो सतह है उसके नीचे, किन्हीं कारणों से, ठीक है। इनके ऊपर पानी भी आ गया, मिट्टी भी आ गई, सब कुछ आ गया, और ये यहीं कई सालों तक, ठीक है, कई मिलियंस ईयर्स तक हम बोल सकते हैं कि ऐसे ही दबे हुए रह गई। ये डर्ट हो गई, हीट प्रेशर हो गया, ये रॉक्स थी, चट्टानें थी, ठीक है। इन सब के नीचे ये कई सालों तक, पहले क्या था, हम 3 स्टेप पे इसको देख रहे हैं। पहले क्या था, बहुत अच्छा एक जंगल रहा होगा, या एक जगह थी बहुत सुंदर थी जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे कुछ थे, और कुछ तो हुआ, हम बोल रहे हैं भूकंप आ सकता है, बाढ़ आ सकती है, कुछ भी ऐसी प्राकृतिक आपदा हो सकती है, किसी कारणवश क्या हुआ कि ये यहाँ पर जो जंगल वगैरह था ये सब क्या हो गया, दब गया किसी कारणवश, और इसके ऊपर मिट्टी की कई परतें चढ़ गई, ठीक है। मिट्टी पत्थर ये सब इसके ऊपर आ गया, पानी आ सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर आ गई, और ये कई लाखों वर्षों तक वहीं दबा हुआ रह गया। कौन, ये जो पेड़ पौधे थे और जितनी भी चीज़ें यहाँ पर थी इस जंगल में, ठीक है, ये हुआ। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ये डर्ट है, मिट्टी है। अब जब इतनी चीज़ें खराब हो गई, ये दब गई किसी कारणवश, तो मिट्टी की ऊपरी सतह जो होती है वो दोबारा क्या करती है, अपनी फर्टिलिटी गेन करेगी, या फिर उसमें फिर से नए नए पेड़ पौधे जंगल सब कुछ वापस आ जाता है। तो वैसे ही यहाँ हुआ, यहाँ पर दोबारा से कोई जंगल आ गया, पेड़ पौधे उग गए, ठीक है। इसके नीचे मिट्टी होगी दोबारा, क्योंकि मिट्टी तो थी, मिट्टी थी। अब इस यहाँ से इस पर हीट और प्रेशर पड़ेगा, किस पर, जो जंगल पहले दब गए थे, ठीक है, उन पर हीट प्रेशर पड़ा, यहाँ रॉक्स बन गई। अब अंदर जो पहले मिट्टी थी वो अब रॉक में कन्वर्ट हो गई, चट्टानों में कन्वर्ट हो गई। अब इस जो ये भी जितने अवशेष थे पेड़ पौधों के, उन पर जब हीट यानी ऊष्मा और प्रेशर, ठीक है, ज़्यादा तापमान लगा, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होगी ना, नीचे ऑक्सीजन की कमी हो गई, वहाँ ऑक्सीजन नहीं रहेगी। अगर ऑक्सीजन होती तो ये पेड़ पौधे जिंदा होते वहाँ नीचे, ठीक है। या हम बोल सकते थे अगर ये एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होते, यहाँ मिट्टी की लेयर्स नहीं होती, तो ये डायरेक्ट अगर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होते तो ये जीवित रहते, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहाँ तो बहुत ज़्यादा तापमान है अर्थ क्रस्ट के नीचे, आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो ना कि धरती की सतह के नीचे बहुत गर्म है, वहाँ तापमान ज़्यादा है, तो ये तापमान वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो ये जीवित तो रह नहीं सकते हैं पेड़ पौधे, तो इनके अवशेष वो धीरे धीरे खराब होते चले गए, और लाखों सालों बाद हमने क्या देखा कि वो किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में, ठीक है, कोल में कन्वर्ट हो गए। और इसी कोल को अगर क्या किया जाएगा और कई मिलियन ईयर्स तक रखा जाएगा तो वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाता है, ये हम देखते हैं। और क्या देखते हैं कि कोल डायमंड में कन्वर्ट हो सकता है कि और अधिक वर्षों तक अगर उसको वैसा ही रखा जाएगा तो, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम कोल के बारे में पढ़ लिए, तो कितनी चीज़ें समझ में आ गई कि कोई तो हरा भरा जंगल था, सिंपल लैंग्वेज में समझिए, पेड़ पौधे थे, सब कुछ था, ठीक है, एक लाइफ चल रही थी यहाँ पे। कुछ तो प्राकृतिक आपदा आई, हमने बोला भूकंप आ सकता है, बाढ़ आ सकता है, किन्हीं भी कारणवश से ये जो यहाँ पर हरी भरी चीज़ें दिख रही हैं ये सब मिट्टी की सतह के नीचे चले गए, ठीक है, उसके ऊपर कई लेयर्स आ गई मिट्टी की, और वो चीज़ें सारी नीचे दब गई। फिर क्या हुआ, हीट और प्रेशर के कारण बहुत ज़्यादा वहाँ पर तापमान था और बहुत ज़्यादा दबाव वहाँ पर पड़ा, उसके कारण धीरे धीरे जितने भी अवशेष थे वो कई लाखों वर्षों बाद किस में कन्वर्ट हो गया, कोल में। तो इस तरह से क्या बनता है, कोल बनता है। इस पिक्चर को अच्छे से देख लीजिए और जो मेन है उसको बना लीजिए और नोट कर लीजिए। अभी इसकी फॉर्मेशन में कि कोल बनता कैसे है हम और स्टेप भी पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। ये है सिंपल स्टेप जिसमें एक कोई बहुत अच्छी
जगह पर क्या था, बहुत अच्छी लाइफ जो थी वो चल रही थी। लाइफ का मतलब है वहाँ पे प्लांट्स थे, बड़े बड़े ट्रीज थे, बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी, और वो किन्हीं कारणवश क्या हो गया, धरती की सतह के नीचे दब गए। और ये वहाँ पर दबाव और हीट की वजह से, ऊष्मा की वजह से वो सारे अवशेष किस में परिवर्तित हो गए, कोल में। चलिए, इतना आपको समझ आ गया होगा। कोई भी आपके डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, हाउ कोल वॉज फॉर्म्ड, कोल बना कैसे, ठीक है। तो कोल वॉज फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ लार्ज लैंड प्लांट्स एंड ट्रीज बरीड अंडर द अर्थ अबाउट 320 मिलियन ईयर अगो। हमने क्या माना कि जो अभी अर्थ पर कोयला प्रेजेंट है, हम बोल रहे हैं वो कैसे बना। तो वो कैसे बना होगा, हम कह रहे हैं कि जो कोयला था वो किससे बना, जो जितने भी ट्रीज थे या प्लांट्स थे जो कैसे थे, बहुत अच्छे थे उस टाइम पर धरती पर, उनका क्या हुआ, वो डिकम्पोज हुए, वो अर्थ की लेयर के नीचे चले गए। डिकम्पोज यानी उनका धीरे धीरे अपघटन हुआ, वो खराब हुए। और उसके बाद 320 मिलियंस अगो, 320 लाख वर्ष पूर्व ऐसा कुछ हुआ होगा। तब क्या हुआ होगा, तब किन्हीं कारणों से पेड़ धरती के नीचे दब गए, और धीरे धीरे जब वो क्या हुआ, धीरे धीरे डिकम्पोज होते चले गए पेड़ पौधे, तो उनसे क्या बना, 320 लाख सालों बाद क्या बन गया, कोयला बन गया, ऐसा माना। अबाउट 320 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट एंड मैनी प्लांट्स सराउंडेड बाय स्वैम्प्स एंड वेटलैंड्स, ठीक है। हमने क्या माना कि 320 सालों पूर्व क्या रहा होगा, बहुत ज़्यादा घना जंगल था अर्थ पर, और वो जंगल किन्हीं कारणवश क्या हुआ कि जैसे हमने बोला भूकंप आया या बाढ़ आई, कुछ ऐसा हुआ, या वेटलैंड थे उसके आसपास, वो किन्हीं कारणवश क्या हो गए, धरती की सतह के नीचे दब गए। और उसके बाद 320 लाख वर्ष बाद क्या हुआ, उससे कोल बन गया। ड्यू टू डेथ्स ऑफ ट्री एंड नेचुरल प्रोसेसेस लाइक अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड फ्लड्स एक्सेट्रा, दे गॉट बरीड अंडर द वाटर। तो ये हमने पहले भी पढ़ा कि वो कारण कुछ भी हो सकते हैं, वो भूकंप आने की वजह से हो सकता है, बाढ़ के आने की वजह से हो सकता है, या फिर जैसे ज्वालामुखी फटता है, उन सब कारणों की वजह से क्या हो गए, जितना भी घना जंगल था, बहुत अच्छे पेड़ पौधे जो जहाँ पर थे, वो सब क्या हो गए, धरती की सतह के नीचे दब गए किन्हीं कारणों से, ठीक है। लेयर्स ऑफ सॉइल गॉट डिपॉजिटेड ओवर दिस प्लांट मैटर, जितना भी प्लांट मैटर था, जो हमने पढ़ा अभी कि जितना भी फॉरेस्ट का पेड़ थे, प्लांट थे, जो भी था, उसके ऊपर क्या हो गई, फिर मिट्टी की परतें चढ़ती चली गई, ठीक है, कई परतें बन गई मिट्टी की। एंड दिस प्रोसेस ऑफ ट्रीज सिंकिंग इनटू वाटर एंड गेटिंग कवर्ड बाय सॉइल कंटिन्यूड फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स। और ये क्या होता गया, ये कई लाखों सालों तक ऐसा चलता आया है। मतलब कि पेड़ पौधे दबे, उनके ऊपर मिट्टी की परत आए, फिर पानी आया, फिर मिट्टी आई, फिर पानी आया, तो ऐसे लेयर्स, और ये वाली प्रोसेस चलती चली गई कई लाखों वर्षों तक। दीज लेयर्स ऑफ सॉइल एंड वाटर कवर्ड द प्लांट मैटर कंप्लीटली। और क्या हुआ कि धीरे धीरे जितने भी प्लांट मैटर था, यानी जो पेड़ पौधे जो भी था वहाँ पर, धीरे धीरे जब मिट्टी की लेयर्स उसके ऊपर चढ़ती गई, और एक टाइम क्या आया ऐसे कि लेयर्स चढ़ने की वजह से लेयर उसको कवर करती चली गई, और कंप्लीटली उसने प्लांट मैटर को पूरी तरीके से कवर्ड कर लिया, ढक लिया, ठीक है। यानी अब जितना भी प्लांट मैटर था, फॉरेस्ट का जितना भी मैटर था, वो सब मिट्टी की परतों से पूरी तरह ढक चुका था, या हम कह सकते हैं कि वो सारा प्लांट मैटर धरती की सतह के नीचे दब चुका था, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच द कॉन्टेक्ट ऑफ प्लांट मैटर विद एटमोस्फेयर ऑक्सीजन गॉट डिसकंटिन्यूड। यही हमने पढ़ा कि जब क्या हो गया, धरती की सतह के नीचे प्लांट मैटर कंप्लीटली क्या हो गया, दब गया, ठीक है। यहाँ ये कंप्लीट, ये इतनी सारी सॉइल की लेयर आ गई, और ये प्लांट मैटर कंप्लीटली जब दब गया यहाँ पे, तो इसको एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन जो थी वो नहीं मिली, और जब ऑक्सीजन का सप्लाई टूट गया तो ये क्या हो गए, डिकम्पोज होना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, यानी जो प्लांट मैटर था वो खराब होना शुरू हो गया, ठीक है। ये देख लीजिए, बिफोर द डायनासोर्स
मैनी जायंट प्लांट्स डाइड इन स्वैम्स। तो हमने क्या, बिफोर डायनासोर, जब डायनासोर का एज हम पढ़ते हैं कि कभी डायनासोर रहे होंगे, ठीक है, तो हमने क्या माना, इतने 320 लाख साल पहले की बात हम कर रहे हैं, तो उस टाइम इतने बड़े बड़े प्लांट रहे होंगे, ठीक है, ऐसा माना जा रहा है कि उस टाइम इतने बड़े प्लांट रहे होंगे, और किसी कारण से अर्थ मतलब कुछ तो ऐसा भयंकर प्राकृतिक आपदा आई होगी जिसके कारण ये इतने बड़े बड़े पेड़ धरती के नीचे क्या हो गए, दब गए, ठीक है, इस सतह के नीचे ये दब गए, और धीरे धीरे क्या हो गया, इनके ऊपर मिट्टी के लेयर्स, पानी के लेयर्स बनती चली गई, और एक टाइम ऐसा आया कि जो ये ऊपर की सतह, इसमें दोबारा बहुत अच्छा जंगल उग आया, और नीचे जो मैटर था वो हीट एंड प्रेशर के कारण किस में कन्वर्ट हो गया, कोल में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो इसको भी नोट कर लो अच्छे से। तो ये हमने देखा, बिफोर द डायनासोर मैनी जायंट प्लांट डाइड इन स्वैम्प, ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स द प्लांट वर बरीड अंडर वाटर एंड डर्ट। ये डर्ट यानी मिट्टी की लेयर्स बनती चली गई, उसके ऊपर पानी आया और फिर पानी यहाँ से हट गया होगा, तो हमने क्या माना कि इन मिट्टी की लेयर्स के ऊपर दोबारा फॉरेस्ट या जंगल उग आया, और क्योंकि नीचे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही थी, तो वहाँ हीट और प्रेशर, ऊष्मा और दबाव बढ़ता चला गया, और जितने भी प्लांट्स वगैरह वहाँ पर क्या हो गए थे, दब गए थे किसी कारणवश, वो किस में कन्वर्ट होने लगे, धीरे धीरे कोल में। और ये सब कब हो रहा है, लाखों सालों की प्रक्रिया में हो रहा है, ठीक है, एक दिन में नहीं हो रहा है कि एक दिन में प्लांट दबे और अगले दिन कोयला बने, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं बार बार कि कोल, पेट्रोलियम जैसी चीज़ों को क्या करना है, कंजर्व करके रखना है, उनको बचा कर रखना है, ताकि वो आगे तक काम आए, ठीक है। इसको भी बना लीजिए फटाफट। हाउ कोल वॉज फॉर्म्ड, यही हम पढ़ रहे हैं कि कोयला कैसे बन रहा है। देयर फोर कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट मैटर डिड नॉट अकर, as more soil deposited over them, pressure increases and they got compressed। अभी भी हम क्या मान रहे हैं कि इतनी लेयर्स चढ़ गई हैं उसके ऊपर, फिर भी अभी तक कंप्लीट डिकम्पोजिशन नहीं हुआ है। अब क्या कह रहे हैं कि ऑल सॉइल डिपॉजिट होगी, जितना ज़्यादा सॉइल डिपॉजिट होती जाएगी उतना ज़्यादा नीचे जितना भी प्लांट मैटर है वो क्या करेगा, प्रेशर फील करेगा, ठीक है, और प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज, अब टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हमने क्या कहा था कि अर्थ के सरफेस के नीचे बहुत ज़्यादा तापमान है, अब सरफेस के ऊपर लेयर्स बढ़ती जा रही हैं अगर सॉइल की, तो नीचे तापमान भी क्या होगा, तापमान और जो दाब है यानी प्रेशर और टेम्परेचर वो बढ़ता जाएगा। ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ एंड इन द अब्सेंस ऑफ एयर, द बरीड फॉरेस्ट प्लांट एंड ट्रीज वर स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल। यही तो हमने पढ़ा कि जितना भी प्लांट मैटर अंदर है, अगर वो बहुत ज़्यादा तापमान और दबाव महसूस कर रहा है, वो भी जब वहाँ पर हवा उपस्थित नहीं है, तो धीरे धीरे वो जितना भी प्लांट मैटर था वो डिकम्पोज हो गया, और डिकम्पोजिशन के बाद अब वो धीरे धीरे किसमें, कोल में कन्वर्ट होना स्टार्ट करने लग गया, या धीरे धीरे वो कोल में कन्वर्ट हो गया। द स्लो प्रोसेस बाय विच द डेड बरी डीप अंडर द अर्थ हैव बिकम कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। क्योंकि कोल इनडायरेक्टली हम क्या कह रहे हैं कि कार्बन वहाँ पर फॉर्म हो रही है, कार्बन बन रहा है, तो ये जो इतनी स्लो प्रोसेस है, जब कितने लाखों वर्ष लग रहे हैं इस एक कार्बन के बनने में या कोल के बनने में, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये स्लो प्रोसेस है। तो ये स्लो प्रोसेस जिसमें कि कार्बन या कोयला फॉर्म हो रहा है उसको क्या कहा जाता है, कार्बोनाइजेशन कहा जाता है। सिंस कोल वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, देयरफॉर कोल इज कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। क्यों, क्योंकि ये प्लांट के अवशेषों से बना हुआ है। अवशेषित होते जब प्लांट क्या हो गया, मर गया वो, ठीक है, समाप्त हो गया, डिकम्पोज हो गया, तो उसके अवशेष रह गए, ठीक है। अवशेषों से क्या बना है, कोयला बना है, या हम बोल सकते हैं जीवाश्म से यह बना है, इसीलिए कोयले को क्या कहा जाता है, जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है, ठीक है। इसको भी नोट कर लो फटाफट।
कोल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हम किसकी बात कर रहे हैं कि जो कोल है वो किस किस चीज़ में यूज होगा, वो है क्या, तो वो फ्यूल है, क्योंकि तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी तो खुद ही से होगा ना। इतनी चीज़ तो हमें समझ आती है कि अगर वो किस में हम उसको फ्यूल की बात करें कि वो ईंधन है, तो ईंधन से हमें कुछ ना कुछ तो प्राप्त हो रही होगी, ऊर्जा प्राप्त हो रही होगी, तो वो क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। कोल इज मेनली व्हाट, कार्बन, क्योंकि कार्बनाइजेशन हमने पढ़ी प्रोसेस जिसमें कोल फॉर्म हो रहा था, कोल बन रहा था, तो कोल क्या है, कार्बन ही है। व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब इसको एयर के कांटेक्ट में लाने पर हीट किया जाता है, आप इसको ऊष्मा देंगे तो ये जलना शुरू कर देता है, और जलने के बाद क्या प्रोड्यूस करता है, क्योंकि कार्बन है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ कोल। जब कोयला जलाया जाता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ऊष्मीय ऊर्जा प्रोड्यूस होती है, और इसको हम किसी एक रिएक्शन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि कार्बन के साथ, यानी कोल जब क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा, जिसके साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट यानी ऊष्मा भी उत्पन्न होगी। तो इतना आज हमने किसके बारे में पढ़ा, कोल के बारे में पढ़ा कि कोल क्या है, उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई। इससे पहले हमने रिवाइज किया फॉसिल फ्यूल को, इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे थे, और हमने क्या पढ़ा कि कोल जो है वो एनर्जी सोर्स है, ये पढ़ा। इन सब में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपका कोई डाउट रहता है तो वो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।